गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फिट। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए के रिप्लिकेशन को कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी 50% पेरेंट्रल होता है और 50% न्यू होता है। ठीक है, आप तो जानते ही हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक्स ने प्रपोज किया था 1958 में, लेकिन उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जब भी नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है। उन्होंने डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा था, लेकिन ये कैसे होता है ये प्रपोज नहीं किया था। और मैं डी भवानी सिंह आपको इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा 7 मिनट में। सबसे पहले तो हमें जानना है कि किन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसके लिए उन्होंने बैक्टीरिया जो इस्चेरिचिया कोलाई है, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, उसको यूज़ किया और ई कोलाई को उन्होंने 2 मीडियम में ग्रो किया था। सबसे पहले जो मीडियम में ग्रो किया था वो मीडियम था अमोनियम क्लोराइड, और इसके अंदर 2 तरीके का अमोनियम क्लोराइड उन्होंने कंसिडर किया था। फर्स्ट वो जिसके अंदर नाइट्रोजन N14 होता है मॉलिक्यूलर वेट, और सेकंड N15 को, यानी दोनों के दोनों ही क्या थे, हैवी आइसोटोप थे नाइट्रोजन के, लेकिन इनमें से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं था। अमोनियम क्लोराइड लेने का पर्पज़ ये था कि जब बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड के सबस्ट्रेट के मीडियम में ग्रो करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड में मौजूद नाइट्रोजन उनके न्यूक्लियोटाइड्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इस तरीके से वो उनके डीएनए में प्रेजेंट होगा। अच्छा, और इसको ये चेक करने के लिए कि उनके डीएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए उन्होंने एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जिसका नाम है को यूज़ किया था, नाम था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। इस फर्स्ट पेज से आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, चलो हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को N15 अमोनियम क्लोराइड मीडियम में ग्रो किया, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 20 मिनट में उसका डीएनए भी रिप्लिकेट हो जाता है। फाइनली जब उन्होंने N15 के अंदर इसको ग्रो किया तो, और इसका कुछ सैंपल लेकर के इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर लोअर साइड के ऊपर, क्योंकि ये हैवी था तो ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने 20 मिनट बाद उस N15 के जब दोनों स्ट्रैंड के अंदर, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 इनकॉर्पोरेट हो गया था तो डीएनए जो था वो हैवी हो चुका था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसमें से एक सैंपल लिया और उसको नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड मीडियम में ग्रो किया। 20 मिनट्स बाद उन्होंने इस सैंपल को लिया और इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में। फाइनली इनको एक ऐसा स्टैंड मिला जिसमें इंटरमोलिक्यूलर, क्योंकि ये हाइब्रिड था, इसमें एक स्टैंड N14 था, एक स्टैंड N15 था, तो इसकी जो लेवल इसने टेस्ट ट्यूब में बनाया कि ये N15 वाले लेवल से थोड़ा ऊपर था। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों से तो हमें पता चलता है। ठीक है, और फिर जब 40 मिनट्स बाद फिर दोबारा इन्होंने उसी में से एक सैंपल ले करके इसको दोबारा इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेट किया, तो इनके पास में टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग लेवल थे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में। उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें दोनों स्टैंड N14 के थे, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो हाइब्रिड थे जिनमें N14 और N15 दोनों प्रेजेंट था, और कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेन ऐसे थे जिनमें दोनों स्टैंड N14 के थे। इस तरीके से क्या हुआ, ये पता चलता है इस डायग्राम से कि एक स्टैंड N14 और 15 होने से इंटरमोलिक्यूलर उनका जो वेट है वो कम था, उनका टेस्ट ट्यूब में लेवल अलग नज़र आ रहा था। इससे पता चलता है कि डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। हमेशा जब भी डीएनए का सिंथेसिस होता है तो एक स्टैंड पेरेंट्रल होता है और एक स्टैंड हमेशा न्यू होता है। ई कोलाई में इसको मैथ्यू मेसेल्सन फ्रैंकलिन स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। ओके, तो इस डायग्राम को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अगर हम इसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को आगे सैंपल्स को 20, 40, 60 और 80 मिनट्स बाद में कंसिडर करेंगे तो इनके क्या रिजल्ट होंगे। अगर फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा, क्योंकि जिस वक्त हमने उसको मीडियम में ग्रो किया, तो 100% जो डीएनए होगा वो पेरेंट्रल होगा। 20 मिनट्स बाद जब उसको दूसरे मीडियम में ग्रो करेंगे तो उसमें 50% डीएनए ओल्ड होगा, 50% न्यू होगा। अगर उसको फिर 40 मिनट बाद हम उसको ग्रो करेंगे तो उसके अंदर
25% जो डीएनए होगा वो ओल्ड होगा, 75% न्यूली सिंथेसाइज होगा। और फिर 20 मिनट्स बाद फिर अगर इसको हम परफॉर्म करते हैं तो 12.5 एंड देन फर्दर आफ्टर 20 मिनट 6.25 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट्स बाद बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा और डीएनए के अंदर पेरेंट्रल और न्यूली सिंथेसाइज की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट भी किया गया था। टेलर एंड हिज कलीग्स साइंटिस्ट है 1958 में, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को फाबा बीन्स, जिनको वीसिया फाबा भी कहा जाता है, इन फाबा बीन के साथ में इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया था। लेकिन इसमें इन्होंने अमोनियम क्लोराइड एज ए नाइट्रो सबस्ट्रेट की जगह इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमाइडिन को यूज़ किया। और फाइनली जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो इन्हें ये पता चला कि रेडियो एक्टिव थायमाइडिन उनके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। और फाइनली ये प्रूव किया उन्होंने कि डीएनए जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है वो रिप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। तो हमें इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि डीएनए हमेशा सेमी कंजर्वेटिवली रिपीट करता है। और सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने, और बैक्टीरिया इकोलाई लिया था। इस कंसेप्ट को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसको दोबारा रिपीट किया था टेलर एंड स्क्लीग ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दिया था वीसिया फाबा में। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है और इसके अलावा 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम्पल्स में, बोर्ड्स में भी आ चुका है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ गिव योर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।